आज हम एक केस के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस केस को जो है यूट्यूब पे डालने से पहले पेशेंट से इसकी सहमति ले ली गई है। उनका हम ऑडियो वीडियो भी इसमें यूज करेंगे, किस तरह से हमारा पेशेंट के साथ वार्तालाप होता है। तो इसको हम शुरू करते हैं। ये एक पेशेंट है और ये 18 अक्टूबर 2022 को मेरे पास आए हैं अपनी मदर के साथ। इनकी उम्र लगभग 20 साल है और आकर के जो है इनसे हमारा वार्तालाप शुरू होता है। तो वार्तालाप में जो है क्या बात होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने जो है पहले मैं अपनी भाषा में बोल के बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि जो है वीडियो की रिकॉर्डिंग अच्छी ना होने की वजह से ऑडियो वीडियो सही रूप से कुछ चीज़ें सुनाई ना दें। तो पहले मैं अपनी चीज़ों को मैं अपनी भाषा में उनको बताता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम जो है उनकी क्या वार्तालाप हुआ उसको भी सुनेंगे, जिसमें कि वो भी काफ़ी ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग अगर सुनने की मंशा होगी तो आराम से उसको जो है सुना जा सकता है, जो है ना। तो इसको हम जो है शुरू करते हैं। ये एक पेशेंट हैं जो कि मेरे पास आए हैं। इनकी उम्र 20 साल है और अपनी मदर के साथ आए हैं। तो आने के बाद जो है बैठने के बाद इनकी मदर ने बोलती हैं कि अभी प्रॉब्लम ज़्यादा है, मुंबई से बुलाया है, मतलब बेटे को मुंबई से बुलाया है, अभी उसको परेशानी ज़्यादा है। अब मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि क्या परेशानी है। तो पेशेंट बताते हैं कि नेजल प्रॉब्लम व गले में प्रॉब्लम है। अभी बॉम्बे में था तो राइट नोज तो थोड़ी खुली थी, लेकिन लेफ्ट नोज तो 100% ब्लॉक्ड है। दवाई भी नहीं जा रही है, लेफ्ट नोज में दवाई भी बाहर आ जाती है। और क्या परेशानी हो रही है मैं पूछ रहा हूँ। तो कह रहे हैं गले में खांसी है, एंटीबायोटिक खाई है, रुक नहीं रही है खांसी, रुक नहीं रही है एंटीबायोटिक खाने से। सांस भी फूल रही है, पफ ले रहा हूँ। ईएनटी को दिखाया, उन्होंने बताया कि इसका तो ऑपरेशन ही करना होगा। पेशेंट ईएनटी को दिखा करके आ रहे हैं और कह रहे हैं उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन करना ही होगा। तब दवा डालने के लिए जगह बनेगी, तो हवा जाएगी, तो गला भी खुलेगा। पेशेंट से डॉक्टर ने बताया है कि जो है इसमें दवा डालने के लिए जगह ही नहीं है बिल्कुल। लेफ्ट नोज पूरी 100% ब्लॉक है। दवा डालता है पेशेंट तो जो है दवा भी उसकी बाहर निकल आती है। तो ऐसी स्थिति में जो है उसमें दवा भी नहीं जा रही है। अब मदर बोल रही है उनकी कि डॉक्टर ने 100% ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, लेकिन कहते हैं ऑपरेशन करने के बाद दोबारा से आते हैं। तो पूरा 100% डॉक्टर ने जो है श्योर है कि इसका ऑपरेशन ही करना होगा, बाकी इसमें कोई दवा डालने के लिए जगह ही नहीं है इस वजह से। लेकिन अब तुरंत पेशेंट बोलते हैं कि उन्होंने भी कह दिया है कि ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, केवल दवा अंदर पहुंचे, जगह बन जाए जिससे कि अंदर दवा जा सके, बस इस वजह से ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही पूरा 100% जो है निश्चित हैं कि जो है इसका ऑपरेशन ही कराना एकमात्र इलाज है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसमें दवाई भी नहीं जा रही है और इसका ये कोई इलाज भी नहीं है। जस्ट इस वजह से ऑपरेशन कर रहे हैं कि इसमें दवा अंदर जा सके। पेशेंट कह रहा है अभी 2 वीक से ज़्यादा हो गई है, अभी उसको ये परेशानी जो हुई है 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है। मैं पूछता हूँ क्यों हो गई है 2 हफ्ते से। तो पेशेंट कहता है हो सकता है कि बॉम्बे का वेदर चेंज होने से ये परेशानी बढ़ गई है जो है। और मैंने कितने दिनों से आपको ये परेशानी हो रही है कि कह रहे हैं कि पेशेंट 5 माह से दवा खाता था तो थोड़ा ठीक था। 5 महीने से दवा खा रहे थे तो थोड़ा सा ठीक था। चलने में सांस फूलना, चलने में सांस भी फूलती है, मतलब परेशानी तो इनको काफ़ी समय से चली आ रही है, कोल्ड की परेशानी रहती है। लेकिन अभी बॉम्बे गए तो 5 महीने से जो है इनकी परेशानी थी, तो किसी भी तरह से वहाँ पे दवा खा करके इसको मैनेज कर रहे थे। अब मदर कह रही हैं कि बेटा आप लगकर होम्योपैथी को करो। और हमारे और मदर कह रही हैं कि ये पहले भी आपके पास आया था तो हमारे कहने से ही आया था।
लेकिन परेशानी ये अब उसमें ऑपरेशन कराए हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिए उनकी तकलीफ क्या परेशानी आ रही है कि अभी इसके फ्रेंड के फादर को भी यही था, मतलब बच्चे के फ्रेंड के फादर को भी नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम थी और उन्होंने 2 बार ऑपरेशन कराया और फिर हो गया। उन्होंने इनके बच्चे के जो है फ्रेंड के फादर को नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम थी, उन्होंने 2 बार इसका ऑपरेशन कराया लेकिन फिर दोबारा से फिर हो गया है। तो अब वह कहीं से जर्मन होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो कुछ ठीक है। तो इसलिए मदर कह रही हैं कि बेटा तू भी अब जो है लग करके होम्योपैथिक की दवा कर, और इन्होंने पहले भी कुछ समय पहले भेजा था जबरदस्ती से। अब ये 6 माह लग कर करेगा, फिर देखते हैं। मदर कह रही हैं कि अब मैंने इससे कहा है तो अब ये 6 महीने तो दवा खा के देखेगा, फिर देखते हैं कि क्या होगा जो है ना। लेकिन जिस तरह से ये पेशेंट परेशान है, पेशेंट को खांसी हो रही है, नाक पूरी तरह से बंद है और पेशेंट जिस तरह से डरा हुआ है उस तरह से 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 6 दिन रुकना भी मेरे को लग रहा है कि मुश्किल पड़ेगा जो है ना। और पेशेंट कहता है कि बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है और मदर कह रही हैं फिर सोचता बहुत है अपनी तक। मैं पूछता हूँ किस चीज़ के बारे में सोचते हो, तो कहते हैं कि अपनी तकलीफ के बारे में। वह कैसी तकलीफ के बारे में कि जो मेरा नाक में जो मांस बढ़ा हुआ है उससे सांस नहीं ले पाऊँ, इसके बारे में सोचता हूँ। और क्या सोचते हो, कुछ खा लिया तो छोटी छोटी बातों का टेंशन बहुत रहता है। फिर मदर कह रही हैं कि कभी यह फ़ोन पर भी ठीक से बात नहीं करता है। जब जो है वो बॉम्बे में है जो है बच्चा, तो मदर उसको फ़ोन करती हैं तो वो फ़ोन पे भी ठीक से बात नहीं करता है। तो मैं पूछता हूँ क्या कहता है ये आपसे जो है फ़ोन पे जब आपकी बात होती है। तो मैं कहती हूँ कि अगर तू वहाँ पे खुश नहीं है तो यहाँ पर आ जा। फिर मैं पूछता हूँ ये क्या फ़ोन पे क्या कहते हैं कि बस यही कहता है कि मैं यहाँ पे खर्चा ज़्यादा कर रहा हूँ। तो मैं कहती हूँ कि अरे भाई हमने तो अपनी मर्जी से तेरे को वहाँ पे भेजा है, खर्चा करने के लिए भेजा है, खर्चा कर, क्या बात है। फिर ये कहता है मेरा दवाओं पर बहुत खर्चा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सोचता है। मदर कह रही हैं कि जो है कि ये इस तरह से परेशान रहता है और जो है ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें करता है कि मेरा दवाओं पर बहुत खर्चा हो रहा है। फिर मैं पूछता हूँ कि जब आप फ़ोन करते हैं तो बस ये इतनी बात कहता है कि पापा कैसे हैं, आप कैसी हो, भाई कैसा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, मैं यहाँ पे बहुत खर्चा कर रहा हूँ। तो ये मतलब मेरे को ये जो है खुश नहीं लगता है जो है ना। फिर मैं पूछता हूँ फिर आप कैसे मैनेज करती हैं, तो कहती हैं कि प्यार से समझाती हूँ और कहती हूँ तू वापस आ जा, प्राइवेट कर ले, वहाँ से बीबीए ही तो कर रहा है, बाकी आगे करना तो तेरे को अपने पापा का बिजनेस है ही, पापा को तेरी ज़रूरत है भी। कोई डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कोई कमी नहीं है, अपने आप ही टेंशन लेता है। मैं पूछता हूँ आपके कितने बच्चे हैं, तो बताती है मेरे 2 बेटे हैं, मुझे लगता है छोटे वाले को भी लेकर आना होगा, उसे भी कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है। मदर कह रही हैं कि छोटे वाले बच्चे को भी मेरे को आपके पास लेके आना पड़ेगा क्योंकि जो है उसे भी कोल्ड की परेशानी रहती है। पेशेंट कहता है कि छोटी छोटी चीज़ों को अपने आप चिंता आती है, वह सोता बहुत हूँ, छोटी छोटी चीज़ों की बहुत चिंता आती है और मैं बहुत सोता हूँ, आलस बहुत है। फिर आगे कहता है दादा को भी, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनको सीओपीडी था जो है ना, तो डॉक्टर को दिखाया है। अब इन्होंने जो है ईएनटी को दिखाया है, ईएनटी के साथ साथ में लंग्स के डॉक्टर को भी दिखाया है और उन्होंने दवा दी है, लंग्स के डॉक्टर ने उनको दवा दी है। पर ईएनटी वाले ने कहा है कि नोज ही बंद है तो सांस तो फूलेगी, सांस की परेशानी तो आएगी, लंग्स की प्रॉब्लम तो होगी, पहले आप नोज को खुलवाओ, लंग्स तो अपने आप ही सही हो जाएंगे। यानी हमने जो है लंग्स के डॉक्टर को भी दिखाया है, तो लंग्स के डॉक्टर ने जो है कहा है कि आपके दादाजी को सीओपीडी थी तो आपको भी सीओपीडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इस वजह से जो है एक जो है दवा दी है, वो दवा आप 1 साल तक लगातार खाओ। लेकिन ईएनटी वाले कह रहे हैं कि जो है वो दवा खाने से आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि आपकी तो नाक ही बंद है तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम तो आएगी, इसके लिए इमीडिएटली ऑपरेशन
कराओ जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही पूरी तरह से जो है पूरा तैयार हैं कि जो है इसके ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ रास्ता बनेगा जो है ना। फिर मैं पूछता हूँ आपको सर्दी और गर्मी में से क्या सहन नहीं होता है, तो पेशेंट कहता है कोल्ड सहन नहीं होती है, ठंड सहन नहीं होती है। अब मैं पेशेंट की तरफ जो है बड़ा पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, देखता हूँ कि एक्चुअली में इसको प्रॉब्लम है क्या। तो ऑब्जर्वेशन में मैं देखता हूँ कि पेशेंट को जो ऑब्जर्वेशन में कि बालों से बहुत कि आपके हेयर की ग्रोथ ज़्यादा है जो, तो कहता है डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में है। मदर कहती हैं कि बहुत ज़्यादा इसके शरीर पे बाल हैं, हमने मालिश भी बहुत की है। और फिर कहते हैं बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है शरीर पे कि बता रहे हैं कि महीने में 3 बार ट्रिमिंग करते हैं। कह रहे हैं चेस्ट पे बहुत ज़्यादा हेयर की ग्रोथ है जो है ना। अब पेशेंट कह रहा है कि कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि इसकी वैक्सिंग ही करा लूँ जो। माँ कह रही हैं कि आप इमीडिएट नोज खुलने की कोई दवा दे दो। ये तो सब बात की बात है, मतलब मदर कह रही है कि कहीं डॉक्टर जो है दूसरी चीज़ों में न व्यस्त हो जाए, कहीं बालों के कम करने की दवा न दे दे जो है। तो पहले जो है इसकी नोज खोलने की दवा दो, जिससे कि पहले इसकी नाक खुले, मतलब काफ़ी जो है परेशान है तो पहले नोज उनकी खुलनी चाहिए। इसके लिए दवा देने से अब जो पेशेंट कह रहा है कि जो है आप कहीं बालों की दवा दो, तो ऐसा नहीं कि इससे जो है सिर के बाल कम हो जाएं। मदर कह रही हैं इसको अपने सिर के बालों की बहुत चिंता है। अब मेरे को देखने में लगा कि इनके जो है आई लेसेस आँखों के बाल हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं जो है ना। तो अब मैं उनकी थोड़ा सा उनकी आँखों के बालों को जो है ऑब्जर्व कर रहा हूँ और आँखों के बालों को देखता हूँ कि आई के पलक के बाल भी काफ़ी बड़े बड़े हैं जो। तो पेशेंट कहता है यह क्या किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, तो पेशेंट कह रहे हैं कि ये किसी चीज़ को आपको इंडिकेट कर रहे हैं क्या। अब फिर मदर कह रही हैं कि डॉक्टर साहब बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के हमने बच्चों को स्टीम बहुत दिलवाई है, उससे तो कहीं कहीं इसको पॉलिप हो गए हैं जो है। इस तो कोरोना टाइम में बच्चों को बिना किसी कारण के माँ ने स्टीम बहुत दिलवाई, तो माँ को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों को बिना किसी कारण के स्टीम दी गई है, उसकी वजह से जो है बच्चे को नेजल पॉलिप डेवलप हो गए हैं। तो मैं पूछता हूँ स्टीम लेने से क्या आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो पेशेंट कह रहा है कि नहीं उससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, खांसी और आ जाती है जो है। और फिर पेशेंट बता रहा है कि जो है मैं पूछता हूँ कि आपको जो है खाने में कैसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो कह रहा है मीठा खाने की क्रेविंग अचानक होती है जो है, एकदम से कभी कभी अचानक मीठा खाने की क्रेविंग आ जाती है। एंटीबायोटिक स्टेरॉयड खाने से नींद आती है, और पेशेंट बता रहे हैं कि जब मैं एंटीबायोटिक स्टेरॉयड खाता हूँ, क्योंकि एंटीबायोटिक स्टेरॉयड जो है लगातार जो है 6 महीने से खा रहे हैं, जब तक बॉम्बे में है तब से लगातार ये वहाँ पे इनको परेशानी हो रही थी, वहाँ पे डॉक्टर को दिखा रहे थे, वहाँ पे स्टेरॉयड और नेजल स्प्रे ये लगातार ले रहे थे जो है ना। मदर कह रही हैं इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, बच्चे की वजह से बहुत परेशान है माँ भी कि जो है बच्चे की नाक में से सांस नहीं जा पा रही है, नेजल पॉलिप है और उसका ऑपरेशन बताया है, और ऑपरेशन कराने के लिए तैयार भी है, लेकिन आसपास से और जो है सारे लोगों से उन्होंने सुना है जहाँ तक कि ये फिर दोबारा से हो जाते हैं, तो ये भी कोई ऑपरेशन कराना इसका कोई इलाज नहीं है। इस और साथ में दूसरा ये भी बहुत बड़ा डर लगा हुआ है कि अगर ऑपरेशन इमीडिएटली नहीं कराया गया तो जो है लंग्स की सीओपीडी हो जाएगी, ये भी डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। इस वजह से माँ भी काफ़ी बच्चे को लेकर के परेशान है जो है ना। तो मैं कहता हूँ कि ये पहले जब आए थे तो मैंने दवा दी थी, तब आपको कैसा लगा, तो माँ कह रही है पहले तो डॉक्टर साहब इसने दवा खाई नहीं थी, यह सीरियस भी नहीं था, लेकिन अब तो ये दवा खाएगा और ये काफ़ी सीरियस है, अब तो इसके साथ में हम भी बहुत सीरियस हैं जो है। तो ये सारा वार्तालाप मेरा पेशेंट के साथ हुआ, उसकी मदर के साथ हुआ, और फिर मैंने कहा कि मैं अभी आपको 15 दिन की दवा देता हूँ और 15 दिन खा करके फिर आप मेरे को बताएं कैसा रहता है। तो मदर कह रही हैं कि
कि अभी आप 15 दिन की नहीं, अभी आप जो है 1 हफ्ते की दवा दे दीजिए जो है, क्योंकि ये पेशेंट इतना परेशान है कि वो जो है 6 महीने की तो बात कह रही हैं, लेकिन मेरे को अपना जहाँ तक जो है ऑब्जर्वेशन से लग रहा है कि 6 दिन भी रुकना बड़ा मुश्किल है। ऑपरेशन इमीडिएट कराना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है सांस नहीं जा पा रही है और साथ में डर ये अंदर लगा हुआ है कि अगर जल्दी से ऑपरेशन नहीं कराया तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उससे सीओपीडी की भी परेशानी हो जाएगी। इस वजह से मदर कह रही है कि आप जो है 15 दिन की दवा ना दे करके आप जो है अभी 1 हफ्ते की ही दवा दीजिए, फिर हम देखते हैं। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, कोई परेशानी होती है तो आप बाद में मेरे पास बीच में आ जाइए, लेकिन मैं दवा अभी 15 दिन की देता हूँ। ये सारा वार्तालाप मेरा पेशेंट और उसकी मदर के बीच में हुआ। तो इससे फिर हम जो है ये जो वार्तालाप हुआ, इससे अब हमें जो है पेशेंट की चीज़ें निकालनी होती हैं कि पेशेंट को एक्चुअली में परेशानी क्या हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट इतना ज़्यादा परेशान है। तो हमारे होम्योपैथिक सिस्टम के अनुसार जो है किसी डिजीज़ का इलाज नहीं करते हैं। हनीमैन साहब ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो है जो जिस तरह से एलोपैथिक ट्रीटमेंट में किसी डिजीज़ का इलाज होता है उस तरह से नहीं किया जाता है। हम एक पूरा जो है आदमी का ट्रीटमेंट करते हैं, पूरा एक मैन का ट्रीटमेंट करते हैं कि एक्चुअली में उसको परेशानी क्या क्या हो रही है जिसकी वजह से उसको परेशानी है। तो हनीमैन साहब ने बताया कि जो है किसी पेशेंट को ट्रीट करने से पहले हमें जो है उसके बारे में ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि उसका एक तो मेंटल मेकअप क्या है, उसके मेंटल सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेशेंट काफ़ी डरा हुआ है। डरा होने की वजह से जो है अब जो है न तो वो ऑपरेशन करा पा रहा है और न जो है ऑपरेशन कराए भी तो उससे उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हमने जो है अपनी मैट्रिया मेडिका से रिपोर्टरी से इसके जो है कुछ रूब्रिक बनाए इनके वार्तालाप होने से, और फिर हम उसमें दवा का चयन करके फिर हम इनको दवा देते हैं। तो इनके जो बीच में हमारा जो वार्तालाप हुआ तो उसमें मैंने कुछ रूब्रिक बनाए हैं जो है ना। तो उसमें एक रूब्रिक मैंने लिया कि डिल्यूजन इंजुरी इज बीन इंजर्ड। दूसरा रूब्रिक लिया मैंने डिल्यूजन सीज्ड एज इफ। तीसरा रूब्रिक लिया नाक में पॉलिप एंड नोज पॉलिप। चौथा रूब्रिक लिया आई में हेयर आईलैशेस लॉन्ग आर। ये 4 रूब्रिक मैंने लिए। 4 रूब्रिक लेने के बाद जो दवा आ रही है मेरे पास वो आ रही है इसमें फॉस्फोरस। तो यहाँ पे जो है सभी दर्शकों से और पेशेंट से सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से जो है कोई दवा दी गई है, मैं उसमें दवा का नाम बता रहा हूँ तो न लें, क्योंकि जो है इस तरह से दवाएं नहीं ली जाती हैं। ये नोजल पॉलिप हम पेशेंट की सारी चीज़ को देखते हैं, उसका मेंटल मेकअप क्या है, उसको फिजिकल मेकअप क्या है, उसको जो परेशानी हो रही है वो क्या है, बाकी उसकी जनरलिटी क्या है, बाकी उसका और मियाज क्या है। 4 चीज़ हमें जो है बेसिक रूप से देखनी होती हैं कि मेंटल मेकअप क्या है पेशेंट का, पेशेंट को परेशानी दिमागी रूप से क्या हो रही है, अभी किस चीज़ को लेकर के पेशेंट ज़्यादा परेशान है, और उसको डिजीज उसकी वजह से क्या परेशानी आ रही है शरीर में। तीसरी चीज़ जो है उसकी जनरलिटी क्या है, उसे सर्दी गर्मी बरसात किस मौसम में घटती बढ़ती है वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। फिर इसका मियाज क्या है, सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस जो है तो मियाज क्या है, इस सारी चीज़ को कंसीडर करते हुए फिर हम उसके जो है पेशेंट के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसके जो है सिम्टम को लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके फिर उससे हम जो है अपनी एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। और फिर जो है हमारा होम्योपैथिक जो मेडिसिन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिपेंड होता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पर। मतलब हमें जो है पेशेंट के जो है सिम्टम को अपनी मैट्रिया मेडिका के सिम्टम से, अपनी मेडिसिन के सिम्टम से बिल्कुल एग्जैक्टली मिलान करना होता है। जितना ज़्यादा सिमिलम होगा पेशेंट उतना ही जल्दी सही होगा। यहाँ पे मैंने पेशेंट से काफ़ी वार्ता की, उसके बाद जो सिम्टम्स निकल के आए तो उसमें मैंने उनकी वार्तालाप के आधार पर जो है ये 4 रिपोर्टरी में रूब्रिक डाले जो है ना। डालने के बाद मेरे पास जो दवा आ रही है वो फॉस्फोरस में इन पेशेंट को फॉस्फोरस 1 एम में देता हूँ, सिंगल डोज ड्रॉपर डोज में जो है ना। और मैं अब आप इनके वार्तालाप को इसके बाद सुने जो है ना।
ये थोड़ा सा नए आप अच्छी तरह से सुनेंगे तो पूरी इनकी बातें स्पष्ट आपको सुनाई देंगी, जो है ना। अब फिर जो है हम आगे की चीज़ को डिस्कशन करें। इस समय प्रॉब्लम ज़्यादा है जी। कि हमने ऐसे मुंबई से जल्दी बुलाया। अच्छा अच्छा। क्या परेशानी हो रही है इसमें? नजल पॉलिप्स तो कहते हैं साइनस के अंदर, तो उसके बाद थोड़े टाइम पहले तक तो सही हो गया, तो एलर्जिक तो एलेग्रा और ये सब। उसके बाद भी कुछ टाइम पहले से फिर मेरे को नवंबर में थोड़ा यहाँ पर भी एलर्जिक स्मेल हो गया था, तो वो फिर चेस्ट के डॉक्टर ने उसने पंप किया था, मैक्सिट तो आता है, और ये तो दवाइयाँ और कफ और करना था, वो सही हो गया। फिर अभी थोड़े टाइम पहले, वो नवंबर की बात है, उसके बाद अभी मुंबई में था तो वहाँ वेदर चेंज हुआ, तो ये वाली नोज तो फिर भी सही है, खुली है। ये वाली तो एकदम 100% ब्लॉक है, तो ये वाली खुली है राइट वाली। लेफ्ट वाली तो 100%, मतलब हल्की की भी नहीं खुली हुई, दवाई भी नहीं जा रही, बाहर आ जाती है। और अब गले में खांसी भी, और एंटीबायोटिक खा ली है, नहीं रुक रही खांसी, हल्की हल्की रहती होती बीच बीच में, ऐसी वाली खांसी भी है। हाँ, और फिर कफ भी निकलता है कभी कभार। तो अभी तो बीच में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो फिर वो कफ लिया मैंने, उससे अब तो सही हो, 1.5 हफ्ता हो गया। तो अभी डॉक्टर जिनको दिखा रहे हैं उसमें के, उन्होंने तो कहा कि ये वाली नोज का तो ऑपरेशन ही करना होगा, तभी जाके जगह बनेगी दवाई डालने के लिए। और उन्होंने कहा अगर ये नोज खुलेगी, हवा हवा अच्छे से होएगा, तो ये भी सही होगा धीरे धीरे। यही फिर बात है, ये नोज जो खांसी। उन्होंने तो 100% ऑपरेट करने के लिए बोल दिया है जी, लेकिन कहते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद दोबारा से आते ही आते हैं जी। तो जैसे ऑपरेट कर सकता है तो 4 से फिर से और जल्दी फॉलो करने की टेंडेंसी हो सकती है, बढ़ जाती है जी। तो फिर अंदर से कोई प्रॉब्लम जैसे कोई चीज़ ठीक नहीं हुई, जैसे ऑपरेशन करा लेते हैं तो 4 से ठीक रहता है, फिर से बन जाता है, फिर दोबारा ऑपरेट कराएंगे। अभी तक तो आपने क्या सोचा है अभी? तो अभी सोचा नहीं है, आज ही दिखा कर आया था। तो उन्होंने भी कहा कि ये ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो ऑपरेशन इसलिए होगा क्योंकि तो दवाई अंदर पहुंचे, क्योंकि जगह ही नहीं है, दवाई डालते हैं तो वो जा ही नहीं रही अंदर। अभी परेशानी कब से ज़्यादा बढ़ गई है? ये हो गई 4 तारीख, 1-2 हफ्ते हो गए, 14 दिन 14 दिन से ज़्यादा बढ़ गई। अभी 14 दिन से ज़्यादा क्यों बढ़ गई? हो सकता है वहाँ पर मुंबई में कॉलेज में था, तो वेदर चेंज हुआ है ना एकदम, बारिश, फिर कभी वो, उसी से एलर्जी हुआ है। बॉम्बे में कब से है अभी? मेरे को हो गए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से ठीक चल रहा था? हाँ, मतलब थोड़ी बहुत बंद होती थी ना, लेकिन हम खाते थे सही हो जाता था। पिछले 15-17 दिन से ज़्यादा ही दिक्कत होने लग गई थी, काफ़ी खा अभी भी हो ही रही है, उस समय तो सांस ही फूल रही थी, अब तो सही है। और क्या परेशानी होती है? नींद बहुत आ रही थी क्योंकि ऑक्सीजन, थकान, चलते में सांस फूल रही थी, चलने में भी सांस फूल उस समय। अभी अब तो सही है, उस समय फूल रही थी, लेकिन मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ तब तक, कॉफी है तब सही हो, तब थोड़ा सांस ले आ रही है। अभी एक्चुअली जो क्लियर बात है वो ये है कि मैं तो शुरू से इसको बोल रही थी होम्योपैथिक, बेटा आप लग कर होम्योपैथिक करो। मैंने डे 1 से लास्ट भी आया था तो हमारे कहने पे आया था सोनम जी वाले, और अभी इसके फ्रेंड के फादर को भी यही प्रॉब्लम थी, उन्होंने 2 बार ऑपरेट कराया था और उनके 2 बार वापस फिर आ गए। उसके बाद अब वो इस समय जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी टाइम से ले रहे हैं और ठीक है, अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक है उनको। तो तब इसको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं मेडिसिन करूँ, ये मतलब होम्योपैथिक करूँ। और
अब ये लग कर करेगा, मेरे ख्याल से 6 महीने तो लग कर इसको करनी चाहिए, और आगे भी अगर तब और क्या चिंता बनी रहती है? नहीं और तो कुछ आपको चिंता से ज़्यादा बनी रहती है? नहीं। कैसी चीज़ें, कैसी बातों का ज़्यादा इरिटेशन रहता है कि चिड़चिड़ा बाल भी झड़ रहे बाल पर अपने आप रहते हैं या आप करते हैं? अपने आप ही। ऊपर ही रहते हैं? हाँ, मतलब यही है क्या हल्के हो गए बाल बहुत पहले से, डैंड्रफ बहुत ज्यादा है इसमें। अच्छा, नहीं, इसलिए नहीं खड़े रहते, वो मेरे पहले से ही डैंड्रफ तो है बाल तो ऐसे ही है पहले से। लेकिन बहुत घने थे, अब वाइट हो गए बाल। जी। ये हुआ है। सोचता बहुत है, हर टाइम मेरे को ऐसा लगता है सोचता रहता है, पता नहीं मैं उससे जरा सा कुछ बोलती तो मतलब कुछ बातों पे तो ठीक है, लेकिन मतलब कुछ बातों पे तो ठीक है, लेकिन कुछ बातों पे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। क्या ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा सा किन चीज़ों का ज़्यादा सोच विचार करना रहता है? वही नहीं करता अपने आप, ऐसे ही दिमाग हर चीज में चलना, छोटी छोटी बातों में। किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं? रैंडम चीजें, मतलब जैसे? ऐसे स्पेसिफिक है ही नहीं। जी। तबीयत की हाँ तबीयत तो है ही। जी। और भी अच्छे से मोटे हो गए, सोचने लग गए अच्छा सा खा लिया, खाने के बाद इतना क्यों खा लिया, ये छोटा छोटा बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। जी। ऐसा कब से ज़्यादा बढ़ गए हैं? तब से मुंबई गया हूँ, कब से ज़्यादा बढ़ गए? 4-5 महीनों में। क्या कर रहे हैं अभी अभी मुंबई से? बीवी है, नॉर्मल। जी। दिमाग मतलब ये तो है कि छोटी छोटी बातों में टेंशन बहुत, खुद नहीं समझ आता कि क्यों ये बहुत ज्यादा। अब बीच में तो बहुत ज्यादा हो गया था परेशान, अब तो फिर भी सही हो गया हूँ। घर आके मेरे को लगता है ठीक हो, कभी फोन पे ढंग से बात नहीं करता, इसको डांट दी बेटा कभी तो अच्छे से बात कराएगा, तू खुश रखता ही नहीं है, तो वापस आ जा, अगर इतना खुश नहीं है तो तू हमारे पास ही आ जा वापस। टेंशन पता नहीं किस क्या बात मतलब जैसे आप बात करते थे क्या लगता था? मेरे को खुश नहीं लगता था ये। जी। क्या कहते थे जैसे? नहीं ठीक हूँ, सब ठीक हूँ, और मम्मा ठीक है, बिजनेस ठीक है, पापा ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, बस खर्चा ज्यादा कर रहा हूँ मैं। अरे भैया कुछ नहीं कर रहा, तेरे को भेजा ही हमने अपनी खुशी से भेजा है, क्यों तू सोचता है फिर मेरी दवाइयों पे इतना खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो फालतू होने की बातें हैं, पता नहीं क्यों। जी। फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? बस समझाती रहती हूँ प्यार से, मैंने कहा तेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तू वापस आ जा, कोई बात नहीं है, प्राइवेट कर ले, कोई ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करने, बाकी तो बिजनेस में ही आना है पापा के, वो तो जरूरत है ही है पापा को उसकी। जी। किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, ये अपने आप की टेंशन लेता रहता है, हम तो इसको पता नहीं क्या बोलूं। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, मुझे लगता है छोटे वाले को ही मुझे लेकर आना पड़ेगा आपके पास, जी। उसको भी कोल्ड की प्रॉब्लम है और आप बड़े हैं? बड़ा है, हाँ, आपसे कितने छोटे हैं? 3 साल, वो क्या कर रहे हैं अभी? 11th में। जैसे हम जो चाहते हैं, अगर आपके अंदर कोई चीज़ कोई काम नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है? गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो क्या रहता है? गुस्सा तो अगर पहले से देखा जाए काफी टाइम से गुस्सा तो बढ़ा है और चिड़चिड़ापन भी बढ़ा है। जी। बीच में तो भी क्या कहते हैं, पिछले महीने जी। तो मैं काफी ज्यादा दिमाग मेरा खराब हुआ था, मैं तो फोन भी करा था घर पे, काफी खराब हुआ था, उसके बाद फिर सही हो गया था। अभी तो मतलब अभी इस पोजीशन में मैं ठीक हूँ, मेरे को इतना नहीं चल रहा दिमाग, शायद घर पे हो हम लोग के साथ है। अभी नहीं। बॉम्बे में भी थोड़े टाइम से तबीयत खराब थी, वरना मेरे को इतनी कोई दिक्कत थी नहीं पिछले 20-25 दिन से दिमाग से, मतलब इतना चल नहीं रहा था, तबीयत खराब थी, ये दिक्कत थी कि फालतू में चलने में भी सांस फूल गई, अभी से ही तो इतना दिमाग तो चलेगा ही। बीच में क्या क्या परेशानी थी?
किन चीज़ों को लेकर के? वही उस समय छोटी छोटी चीजें जनरेट हो जाती है, समझ नहीं आता, तो ऐसा ये मतलब कैसे मैनेज करते हैं? ठीक है। अब दोस्तों के साथ बैठ के घूमने चले गए। जी। ये अपनी चीज़ें, अपनी बातों को शेयर करते हैं कि नहीं? नहीं करता है शेयर अपनी बात, कभी कभी बोल देगा। फिर वो बातें निकल भी जाती थी, हो जाता थोड़ी देर हो जाती थी, निकल सोता बहुत था, जब दिमाग चलता था सो जाता था। अच्छा। नींद भी काफी आती थी, अभी थोड़े टाइम से सही हो रहा हूँ, लेकिन नींद अभी भी क्योंकि आती शायद सांस वास नहीं, तो आलस बहुत आता था। इसके दादू को प्रॉब्लम हुई थी अभी, जब दादू भी दिखाते थे। आपके पास आते थे, उनका भी लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया। मेरे को लंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। इसको वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको पॉलिश के चक्कर में ही इसको लंग्स मतलब सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो जो लंग्स वाले डॉक्टर को भी दिखाया है हमने, अमित गुप्ता को। उन्होंने बोला है कि मतलब उन्होंने भी दवाई मेडिसिन वगैरह दी, और लेकिन फिर वो नोज वाले डॉक्टर ईएनटी को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि लंग्स में प्रॉब्लम तो होनी होगी, जब आपकी नोज ही नहीं क्लियर होएगी, आप अच्छे से ब्रीथिंग ही नहीं कर पाओगे, तो कहते पहले तो आपको नोज का ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, लंग्स तो अपने आप से सही हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें इमीडिएट जल्दी ही करना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं ऑपरेट जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है। बट लेकिन बस वही है कि हमने काफी लोगों से सुना है कि अगर एक बार ऑपरेट करें तो दोबारा मल्टीप्लाई ऊपर देखिए, ऑपरेशन तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अभी आप करा लेंगे तो हो सकता है आपको 2-4 महीने वो डिफरेंट कर देंगे, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, हो सकता है साल भर भी ये आराम है, लेकिन दोबारा से ये करंट होगा। अभी इसकी बहुत दोबारा होता है तो वो और ज़्यादा बड़ा हुआ होता है और परेशानी बढ़ जाएगी उसके साथ में, लेकिन ठीक हो जाए, कोई ऐसी चिंता की कोई होगा नहीं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो रही है ना, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है। जी, ब्लॉकेज भी ठीक होगा। तो सर्दी और गर्मी में से क्या चीज़ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है? ज़्यादा सर्दी सहनी होती है, गर्मी ज़्यादा सहनी होती है? गर्मी सहन हो जाती है। जी। सर्दी जैसे नॉर्मल रहता है, लेकिन गर्मी में ज़्यादा देर तक सहन कर देता हूँ। जी। सर्दी ऐसा नहीं कि कम बच जाएगी, सर्दी नॉर्मल, गर्मी ज़्यादा देर तक कर देता हूँ। ईयर्स की ग्रोथ बहुत है जो है। हाँ, ये तो पता नहीं, आप सब, मैं तो बहुत परेशान हूँ इससे, ये भी मेरा दिमाग की बहुत वो है, यहाँ बैक में बहुत हेयरी है, एक्सेस में हेयरी है, मालिश भी बहुत करी है हमने, सब करा, उसके लाता बावजूद तो फिर भी सही है। यहाँ ये देखो, ये मेरे को ये भी बड़ा हाथ में भी स्विमिंग नहीं कर पाता, ही नहीं कर पाता, इसकी टेंशन होती है। जी। ये ईयर ग्रोथ कितनी, कब से ज़्यादा बढ़ रही है? 4 साल 3 जब ये मतलब वही बड़ा हुआ, जी। अभी 20 का हूँ, तो 18 से 3-4 साल से है, लेकिन बहुत, ये तो है नहीं, ये भी दिमाग चलता है। ट्रिम करते हैं, क्या करते हैं? ये ट्रिम, ये तो कहाँ खास जाता नहीं होगी, ये ट्रिम करता हूँ। कितने दिनों में करते हैं? महीने में 3 बार। महीने 3 बार? ग्रोथ बहुत जल्दी है, चेस्ट की तो बहुत जल्दी है, हाथों की तो फिर भी लास्ट मैंने करी थी 2 महीने पहले। अच्छा, हाथ पे भी ट्रिम की है? हाँ, अब कितने हो गए, 2 महीने पहले करी थी। जी। सोचा था बीच में वैक्सीन करवा दूँ, दर्द होगा लेकिन ग्रोथ कम हो जाएगी, जी। लेकिन दर्द बहुत होता है ना, इतनी ग्रोथ नहीं, इतनी ग्रोथ मतलब। अभी से इमीडिएट वाली कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे नोज उसकी थोड़ी क्लियर हो। इसके लिए कुछ है क्या? ये कम ना हो जाए। इसको डर लगता है इसकी ये कम ना हो जाएगा। जी, नहीं ये कम नहीं होंगे, जहाँ बढ़ने चाहिए वहाँ बढ़ेंगे, जहाँ कम होनी चाहिए वहाँ कम होनी चाहिए। एक मिनट जरा आँख बंद करें, समझ आएगा। पलकों की एयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ पड़ेगी। ये तो नहीं कर सकता।
तो ये क्या किसी चीज़ को इंडिकेट करता है या फिर ये ऐसे ही नेचुरल? ऐसे भी हो सकता है कि जैसे हमने बच्चों को कोरोना नहीं था, कुछ नहीं था, हमने इनको बच्चों को बोला कि आप स्टीम लो बिना किसी रीजन के। अच्छा, डेली रीजन स्टीम कितने दिन तक तो नोज सेंसिटिव हो सकती है, उससे भी पॉलिप्स हो सकते हैं क्या? नहीं, तो एलर्जिक हो जाए। अब वही हमने सोचा है कि हमने बच्चों को फालतू में स्टीम दिलवाई थी कि कोरोना ना हो जाए, तुम स्टीम ले लो। ऐसे में दिलवाने की जरूरत नहीं, लेकिन उससे किसी तरह की कोई परेशानी भी अभी भी बोलते हैं केवल स्टीम देती है, उसमें कोई ज्यादा भी कर बच्चों को कोरोना नहीं था, कुछ नहीं था, हमने इनको बच्चों को बोला कि आप स्टीम लो बिना किसी रीजन के। अच्छा, डेली रीजन स्टीम कितने दिन तक तो नोज सेंसिटिव हो सकती है, उससे भी पॉलिप्स हो सकते हैं क्या? नहीं, तो एलर्जिक हो जाए। अब वही हमने सोचा है कि हमने बच्चों को फालतू में स्टीम दिलवाई थी कि कोरोना ना हो जाए, तुम स्टीम ले लो। ऐसे में दिलवाने की जरूरत नहीं, लेकिन उससे किसी तरह की कोई परेशानी भी अभी भी बोलते हैं केवल स्टीम देती है, उसमें कोई ज्यादा भी कर वो ग्रीन वाला बता प्लेन ही प्लेन जो है ना पानी की हाँ, उस समय जब बोलते थे कि हाँ। तो अभी स्टीम ले क्या, कोई फायदा तो होता नहीं है। स्टीम लेने से कुछ फायदा होता है तो खांसी और हो जाती है। कॉफी लेने की जरूरत खांसी सूखी है, कुछ बलगम वगैरह भी आता है मिक्स जैसे भी दोनों रहती है। सुबह उठो ना तो रहती है और कफ रहता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, जब एक दवाई खाते हो म्यूसिनेक आती है पानी में घोल के, उसके बाद कफ निकलता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर ऐसी छोटी छोटी सूखी खांसी, इतना कफ की आवाज़ नहीं आती। पानी की प्यास कैसी रहती है? सही है, मतलब 3 लीटर पी जाता हूँ दिन का, 3 लीटर। खाना ठंडा गरम कैसे ज़्यादा पसंद करती है? गरम। गरम चाहिए। खाने में मीठा नमकीन कैसी चीज़ ज़्यादा पसंद करती है? मीठा एकदम से उठती है क्रेविंग, मन कर गया। अच्छा, वैसे तो इतना मीठा नहीं, लेकिन तीखा ही ज़्यादा खाता हूँ, एकदम से आज मन कर रहा है। जी, मीठा में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करती है? आइसक्रीम खा ली कभी, जी, या फिर चॉकलेट नहीं, आइसक्रीम खा ली, या फिर और क्या, ब्राउनी हो गई, पेस्ट्री हो गई, ये सब चीज़ें। किन चीज़ों से ज़्यादा लगाव रहता है? जी, किन चीज़ों से ज़्यादा लगाव रहता है? खाने में खाने में और बाकी जैसे मदर से फादर से किससे ज़्यादा रहता है? मदर से ज़्यादा रहता है फादर से? मदर से थोड़ा टच ज़्यादा है। जी, किसी चीज़ से डर ज़्यादा लगता होगा? वैक्यूम से नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब अंधेरे में भी सो जाता हूँ, भूत भूत से भी ऐसा डर नहीं है। मुझे लगता तो मुझसे डर है। नहीं, तो थोड़ा बहुत कभी लगा होगा, वैसे तो कुछ नहीं है। नींद आती है, शांति आती है, नींद में कुछ अपने अपने आते रहते हैं, नींद को डिस्टर्ब करते हैं सपने जी, नहीं, शांति आती है। हाँ मतलब सपने आते, लेकिन ऐसे नहीं आते कि नींद ही उड़ गए, उठ जाओ, ऐसे तो नहीं है। और शरीर में कोई कमजोरी वीकनेस वगैरह? हाँ है, थी, मतलब अभी थोड़ा टाइम से दवाई खा रहा हूँ, और थोड़ी B12 दी थी उन्होंने, और विटामिन डी वो भी खा रहा हूँ, तो ठीक है, लेकिन इन दवाइयों खाने के बाद नींद आ जाती है, कि एंटीबायोटिक 3-4 खा रहा हूँ, जिसमें स्टेरॉइड की भी डोज दी थी, आज ही रोकी है मैंने, जब कोई खोलने के लिए, फिर भी नहीं खुली, तो नींद तो फिर आएगी उनके बाद। हाँ, बाकी मल्टीविटामिन खाता हूँ तो तो हम भी इसी चक्कर में परेशान है। इसके ऑपरेशन कराने की भी जरूरत हुई। पहले करवाती थी तो उससे आपको कैसा लगा था? जो
याद ही नहीं है लेकिन क्योंकि लक्कर नहीं खाई थी ना सर, इतना इतना सीरियस हुआ भी नहीं था उस समय अपनी तबीयत को लेके। अब बहुत सीरियस है, अब तो हम भी बहुत सीरियस है अब तो। अभी 15 दिन की दवा दे रहा हूँ, ये खाकर के फिर आप बताएं कि आप जो है ना, ठीक है, बीच में कोई तकलीफ होती है तो बीच में बता सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं, जो है बादाम रोगन आता है ना, वो ले लीजिए ना, रात को सोते समय 2-2 ड्रॉप डाउन नॉस्ट्रिल्स में डाल दीजिए। बादाम रोगन होता है, उसको एक ड्रॉपर में भर के रख लीजिए, सोते समय रात को 2-2, 3-3 ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल दीजिए। तो उनकी जो है ये भी सब है और भी चीज़ ठीक। सर आप 7 डेज की मेडिसिन दे दीजिए। मैं चाह रही हूँ कि एक बार 7 दिन खाए, उसके बाद आप एक बार फिर इसको तबीयत इसकी पूछिए। 15 दिन तो काफ़ी हो गए थे। बीच में कोई तकलीफ होती है तो दिखा देंगे, अभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 दिन तो वो भी आता है। 15 दिन तो है, मैं चाह रही हूँ कि अगर मतलब बीच में कोई तकलीफ होती है तो बस दिखा दीजिए, कोई ऐसी मेरे ना तो वो भी दिखा दीजिए। अरे वो खुद परेशान रहता है ना, मैं चाहती हूँ नोज खुल जाए उसकी वजह से। खुलेगी नोट भी खुलेगी और भी चीज़ अच्छी। अब ये पेशेंट मेरे पास जो है 2 नवंबर 2022 को जो है दोबारा आते हैं 15 दिन दवा खाने के बाद। तो अब जो है पहले मैं पेशेंट की बात बता रहा हूँ, पेशेंट क्या कह रहे हैं, क्या हो सकता है उसमें सुनाई ना दे। फिर जो है हम पेशेंट का वीडियो भी शेयर करेंगे कि पेशेंट को फॉलोअप में क्या क्या आराम हुआ जो है ना। तो पेशेंट काफ़ी खुशी भरे अंदाज में आकर के कहता है कि डॉक्टर साहब नाक तो खुल गई, और 3-4 दिन में ही खुल गई थी। है ना, पेशेंट की नाक पूरी तरह से जो बंद थी, 100% नेजल ब्लॉक था, वो पूरी तरह से खुल गई और 3-4 दिन में ही खुल गई थी। है ना, फिर डॉक्टर ईएनटी वाला भी सोच रहा कि खुल कैसे गई। ईएनटी वाले डॉक्टर के पास भी जो है दिखाने गए तो डॉक्टर ईएनटी वाला भी सोच रहा कि खुल कैसे गई। वह डॉक्टर भी हैरान में था। आपकी दवा खाने के बाद भूख बहुत लगी, मतलब हमने जो दवा दी थी उसको खाने के बाद में नाक तो खुली, नाक खुलने के साथ साथ में और क्या हुआ, उसे भूख बहुत लगी। कहा कि मैंने बहुत खाया, 4 पराठे एक बार में, बहुत हैवी मील हर 3-4 घंटे में। देखो मैं कितना खा खा करके अब मोटा हो रहा हूँ जो है, देखो चाहो कितना। और पेशेंट काफ़ी खुशी भरे अंदाज में आया है, जो पहले काफ़ी परेशान था अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, कोई खांसी नहीं है, काफ़ी खुशी भरे अंदाज में पेशेंट बहुत खुश है जो है, और बड़ा ही खुशी अंदाज में आया हुआ है जो है ना। तो फिर मैं पूछता हूँ जो है कि आपने ईएनटी वाले डॉक्टर साहब को दिखाया था तो उन्होंने क्या कहा आपसे जो है। तो उन्होंने कहा कि नाक प्रॉपरली खुल गई है। ईएनटी वाले डॉक्टर साहब ने नाक का पूरा जो है चेकअप किया और कहा कि नाक प्रॉपरली खुल गई है, पॉलिप सारे अंदर चले गए हैं जो पॉलिप बाहर जो है नाक को पूरा ब्लॉक कर दिए थे जो है साइनस में, वो जो पूरा चले गए हैं जो है ना, चले गए हैं। फिर भी ईएनटी वाले डॉक्टर साहब ने एक स्प्रे व एंटी एलर्जिक दवा दी है। पूछा कि आपने क्या किया, तो मैंने बताया था कि मैंने होम्योपैथिक दवा खाई। एक कोई बात नहीं है, जो आप खा रहे हो वो तो खाओ, लेकिन साथ में ये एक एंटी एलर्जिक दवा और जो है ये स्प्रे डालते रहो। और कहा है कि बॉम्बे में जाओगे तो वहाँ मॉइस्चर से फिर बंद हो जाएगी, वह साइनस वापस फिर वहाँ पे जाकर के बंद हो जाएगी जो। और कह रहा है कि साइनस वापस चले गए सारे जो, फिर भी यह डालते रहना लंग्स के डॉक्टर के पास। और कह रहे हैं कि फिर मैंने कहा, और लंग्स वाले डॉक्टर साहब ने क्या कहा, क्या लंग्स के डॉक्टर के पास तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि 1 साल तक ये कोई जो है दवा दी है, 1 साल तक यह दवा आप लगातार खाओ, अगर नहीं खाओगे तो हो सकता है कि आपको सीओपीडी हो जाए। सीओपीडी ग्रैंडफादर को थी इस वजह से। लेकिन जो है ईएनटी वाले डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि फालतू में क्यों नुकसान कर रहे हो, क्यों दवा खा रहे हो, क्योंकि आपकी नाक ही नहीं खुलेगी तो आपको लंग्स की परेशानी तो आ जाएगी। तो लेकिन जो है वो लंग्स वाले डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 1 साल तक खाओ, लेकिन ईएनटी वाले डॉक्टर साहब ने मना किया है। अब पेशेंट कह रहा है कि अब पूरा आराम तो आ ही गया है, मेरी नाक खुली गई है,
तो ठीक हो ही जाऊंगा। अब सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चलने में भी सांस नहीं फूल रही है। नींद, मैं पूछता हूँ नींद कैसी आ रही है, कह रहे हैं कि नींद बहुत अच्छी आ रही है, देखो मैं अभी भी सो करके ही आ रहा हूँ जो है। और तो ये फिर जो है इसका जो है 2 नवंबर 2022 को फॉलो अप था जो है। तो पेशेंट की पूरी तरह से 4 दिन में ही पूरी नाक खुल गई, नाक में से प्रॉपरली हवा पास हो रही है। सारे ईएनटी वाले डॉक्टर साहब ने पूरा चेकअप कर लिया है कि सारे पॉलिप अंदर चले गए हैं। और ईएनटी वाले डॉक्टर साहब काफ़ी हैरान भी थे जो है पेशेंट के अनुसार कि ये पॉलिप चले तो चले कैसे गए जो है ना। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा है कि आप जो है ये दवा, एक एंटी एलर्जिक दवा खाओ और ये नाक में स्प्रे डालते रहो, क्योंकि बॉम्बे का मॉइस्चर जो है हवा भरी मॉइस्चर वाली हवा होती है, तो वो आपको फिर से ये नाक को बंद कर देंगे। तो इस तरह से पेशेंट 4 दिन में ही जो उसकी नाक खुल गई और पेशेंट काफ़ी अब जो है ठीक हुआ। तो अब जो है पेशेंट की भाषा में ये सारी चीज़ों को जो मेरे साथ पेशेंट से वार्तालाप हुआ, वो बातें भी आप जो है पेशेंट के साथ सुनिए, पेशेंट इसमें क्या कह रहा है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर उनकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो है ना। क्या हाल है पेशेंट का? नाक तो खुल गई। हाँ, 3-4 दिन में खुल गई। डॉक्टर जो था हमारा, वो भी सोच रहा है कि खुल कैसे गई, क्योंकि एकदम ब्लॉक थे 100%। लेकिन बीच बीच में कैसे अभी बंद पड़ी है, लेकिन मूवमेंट है, प्रॉपर ब्लॉक नहीं है, लेकिन अभी बंद पड़ी है। और जब खुल भी जाती है ना, तो पता नहीं अंदर हल्का सा कफ रहता है नाक में, कफ नहीं जा रहा हूँ। तो यही अभी दिक्कत है। बाकी सांस वास की भी इतनी सोची कोई, बाकी सब तो सही है। हाँ, भूख बहुत लगी दवाई खाने के बाद, बहुत खाया मैंने। जैसे नहीं, पहले भी खा रहा था, लेकिन मोटा हो गया मैं, इतना खाया है। 4 पराठे एक बारी में, और हर 2-3 घंटे में हैवी मील, तो हाँ, तो करना पड़ेगा। तो बहुत भूख लग रही है। फिर उनको दिखाने के लिए एंटी को आप जो है। हाँ, जी, तो उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने तो ये कहा कि नाक प्रॉपर ये खुल गई है, पॉलिप्स साइनर अंदर चले गए। लेकिन उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट करा है कि जो नाक का स्प्रे है और एक एंटी एलर्जी खाने के लिए, वो कह रहे हैं कि अभी तुम बॉम्बे जाओगे, वहाँ इतना मॉइस्चर है वेदर पे, तो वहाँ पे हो सकते हैं। तो वो मेरे को डर लग रहा है, तो आप एक बार अभी देखोगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग हैं। वो बता रहे थे जो ENT है कि उनके भी और स्टूडेंट मेरी तरह मुंबई में पढ़ रहे हैं, उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ एलर्जी। बता रहे कि पॉलिप्स वापस चली गई है। हाँ, मतलब साइनस में वापस चले गए हैं। जी, लेकिन वो कह रहे हैं आ भी सकते, तो ध्यान से लेना अपना, नर्वस स्प्रे और होम्योपैथिक तो खा रहे हो, वो भी खाते रहो। फिर आपको दिखाया था आपने? अजय महाजन, अच्छा। जयपुर हाउस है। और लंग्स का है, अमित गुप्ता है। उन्होंने क्या फिर लंच वालों ने क्या कहा? अभी मैं उनके पास गया नहीं, ऑफिस जाऊँगा भी नहीं। उनका तो अभी यही है कि 1 साल तक वो आता है एंटी एलर्जी का मैक्सी फ्लो कॉफ, पूरे 1 साल चलो, क्योंकि आगे जाके तुम्हें COPD ना हो जाए। COPD जो मेरे ग्रैंडफादर को भी थी दिक्कत, वो फिर वो कह रहे वो आगे जाके ना हो जाए, तो इसलिए लो तो होगी। अब लेकिन मेरे ENT मना कर रहे हैं, मतलब फालतू में तो साथ नहीं बोल रहे, तो वो लेना क्यों है। नुकसानदायक लेने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक हो जाएगा। पहले लग रहा था कि आपको ठीक नहीं हो पाएगा, और लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। हाँ, काफ़ी फर्क आ ही गया, तो फिर लग ही रहा है। अब सांस लेने में जो परेशानी हुई थी वो भी नहीं हुई है। चलने में सांस फूलती थी वो? नहीं, नींद कैसी आई? नींद बहुत अच्छी आ रही है, फिर ज़्यादा ही सो कर ही आ रही है। जी, पहले नहीं आती थी नींद जो है।
अभी ज़्यादा हो रही है आदत तो हूँ मैं, आलसी तो बहुत हूँ, लेकिन बीच में ठीक हो गया था कि थोड़ा कुछ दिनों से आलसी बहुत हो गया हूँ, काफ़ी नींद आ रही है, तो मतलब दवाई से थोड़ा जब आप मेरे पास आए थे तो आपको क्या क्या परेशानी थी और फिर आपको क्या क्या उसमें फ़ायदा मिला, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप जो बताना चाहें बताएं ना। जी, मेरे को जब मैं आया था तो मैं बहुत एलर्जिक हूँ, तो मेरे को एलर्जी से राइनाइट्स एलर्जी थी, तो मेरे को नज़ल पॉलिप्स हो गए थे साइनस में, और मेरे को यहाँ पर भी एलर्जी से स्वेलिंग हो जाती थी, जिससे मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, और नाक एक तो पूरी 100% बंद रहती थी, मतलब दवाइयाँ डालते थे, और जो नज़ल स्टेरॉइड्स आती है वो भी डालते थे, उससे भी नहीं खुल रही थी। ओरल स्टेरॉइड्स ही बहुत ली, फिर भी स्पेशली लेफ़्ट वाली नोज़ तो बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। तो फिर मेरे को बहुत लोगों ने रिकमेंड करा कि होम्योपैथी बहुत अच्छा इसके लिए है इलाज, और तो फिर मैं डॉक्टर सर के पास आया और फिर इनका ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, तो मेरे को हफ्ते भर में काफ़ी फ़र्क दिखना शुरू हो गया, मतलब जो नाक बिल्कुल नहीं खुल रही थी उसमें से एयर पास होना शुरू हो गई, और सांस भी बिल्कुल नहीं फूल रही थी और मतलब बहुत ही बॉडी वीक हो गई थी, बहुत ही नींद आती थी, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली जा नहीं रही और ये सब हो रहा था। अब बॉडी मतलब इतने फ्रेश और एकदम अच्छे से फंक्शन करने लग गई है, तो ये बहुत ही मतलब इतने टाइम बाद अच्छा रिलीफ मिला है, तो बहुत अच्छा लगा, और यही मेरे को मेन इशू था जो काफ़ी इम्प्रूव हो। तो हमने जो यहाँ पे अब जो दो रूब्रिक लिए, एक तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड एज, इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम हर शब्द का पहले एक मीनिंग समझेंगे, उस मीनिंग के बाद फिर हम इसका जो है देखेंगे कि इसका पूरा मतलब क्या निकलता है, जो है ना। तो देखिए जैसे कि जो है इंजरी, इंजरी का मतलब होता है कहीं से कुछ नुकसान होना, जो है ना, किसी तरह का मेंटल इंजरी होना, किसी तरह की फिजिकल इंजरी होना, कहीं से किसी तरह का नुकसान महसूस करना, कहीं से जो हार महसूस करना, कहीं से कोई क्षति हो रही है, इसको इंजरी कहते हैं। और बीइंग का मतलब दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली वो क्या महसूस कर रहे हैं। बीइंग का मतलब बीइंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, उस कंटिन्यूअस प्रोसेस में वो जो है क्या महसूस कर रहे हैं, अपने को इंजर्ड महसूस कर रहे हैं, जो है ना। तो जैसे इस केस में है कि इंजरी, एक तो जैसे यहाँ से जब बॉम्बे गए तो बॉम्बे की जो है नमी वाली जो हवाएं हैं वो उनको लग रहा है कि वो मेरे को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो है ना। और फिर यहाँ से वहाँ पे अकेले रह रहे हैं, दिस इज ये भी एक जो है माइंड महसूस कर रहा है कि दिस इज आल्सो इंजरी। बाकी और महसूस हो रहा है कि जो है ये परेशानी उनकी बढ़ती जा रही है, जैसे कि अब वो वहाँ से यहाँ पे आए जो है, तो यहाँ पे आने के बाद में जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर ने बताया कि इसका एकमात्र जो है अभी ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना होगा, जिससे कि कम से कम नाक में दवा जाने के लिए जगह बनेगी। नाक में दवा जाने के लिए जगह बनेगी तब कहीं कुछ हो सकता है किसी तरह का, लेकिन उससे भी किसी तरह का कोई जो है डॉक्टर ने, पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही इस बात पे पूरा विश्वास है उनको जो है कि ये भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट उसमें नाक में दवा जाने के लिए जगह बनानी है। तो एक यहाँ पे भी वो क्या महसूस कर रहे हैं, इंजरी महसूस कर रहे हैं। साथ में जो है जैसे कि पेशेंट से वार्तालाप जो हो रहा है उसमें पेशेंट बता रहे हैं कि जो है उनके ग्रांडफादर को जो है सीओपीडी की परेशानी थी, तो कहीं वो मेरे को भी परेशानी होता है, तो इसकी वजह से भी वो जो है अपने को एक इंजरी महसूस कर रहे हैं, जिससे जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चला आ रहा है। इस वजह से मैंने इस रूब्रिक को लिया कि डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड एज, मतलब दिस इज आल्सो अभी भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चला आ रहा है। तो इन सारी चीज की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए मैंने इस रूब्रिक को यूज किया, जो है ना। और दूसरा जो है इसका जो है दूसरा जो रूब्रिक है वो है माइंड में डिल्यूजन सीज्ड एज इफ। तो यहाँ पे पहले सीज का मतलब समझते हैं, जो है ना। सीज क्या चीज है, सीज का मतलब होता है जैसे कि जो है सीज कहाँ पे हम शब्द का यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी सीज हो गई है ना, गाड़ी, हम जो है जिस गाड़ी से कार से चल रहे हैं वो गाड़ी का इंजन सीज हो गया। सीज का मतलब अब वो जो है
ना तो आगे जा सकती है ना वो पीछे जा सकती है। अब वो एक जगह उसी जगह रुक गई जो है ना, इसका मतलब ये कहते हैं सीज्ड हो गया जो है ना, गाड़ी का इंजन सीज हो गया। इसी तरह से जैसे कि कोई अपनी गाड़ी में कोई ऐसी चीजें भर के ले जा रहा है जो कि ऑथराइज नहीं है, तो उसको जैसे पुलिस सीज कर देती है, गाड़ी को सीज कर देती है। सीज का मतलब कि जो है अब वो जो उसका कोई मूवमेंट नहीं हो सकता जो है ना, अब वो गाड़ी वहां से मूव आगे नहीं जा सकती, वहां से आगे भी नहीं जा सकती, वहां से उसको पीछे भी नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से इसको जो है सीज के गाड़ी सीज हो गई जो है ना। तो इसी तरह से अब पेशेंट भी क्या महसूस कर रहा है, यहाँ पे इस पेशेंट के अंदर देखें कि पेशेंट एकदम सीज हो गया है। वो चाहता है कि जो है कैसे उसकी उसकी जो है माइंड सीज हो गया। कहने का मतलब ऐसा क्या है कि जो है अब वो कुछ कर नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है क्या मतलब जो है इस तरह से जैसे कि वो अब जो है जब डॉक्टर को दिखाया है तो डॉक्टर ने बताया कि नाक पूरी तरह से नेजल पॉलिप ने ब्लॉक कर दी है और इसका जो है और इसके लिए जस्ट दवा डालने के लिए खोलने की जरूरत पड़ सकती है, इसको जो है ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो भी इसका कोई इलाज नहीं है जो है ना, क्योंकि पेशेंट ने और भी अपने जान पहचान और जो है अपने फ्रेंड के फादर का जिनका ऑपरेशन 2 बार करा चुके हैं, फिर उनको दोबारा से जो है डेवलप हो गया है नेजल पॉलिप 2 बार फिर जो है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। ये जो है पेशेंट जो है डॉक्टर से भी कंफर्म कर चुका है कि जो है इसका कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन कराना भी। इस वजह से अब वो पेशेंट क्या हो गया, एक तरह का सीज हो गया है जो है ना, वो अब कुछ कर नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है कि ऑपरेशन भी नहीं कर पा रहा है और कोई जो है दवा भी नहीं है जो है ना। तो यहाँ पे जो है एक ये रूब्रिक हमने इस वजह से लिया कि डिल्यूजन सीज्ड एज इफ, अब वो कुछ कर नहीं पा रहा है, दिस इज अ सीज ऑफ। इस वजह से हमने ये 2 माइंड में डिल्यूजन के रूब्रिक लिए, क्योंकि हनीमैन साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो है जो भी इनक्यूरेबल डिजीज होती हैं, जो भी साइकोटिक डिजीज होती हैं, जो भी ग्रोथ वाली डिजीज होती हैं, जो कि अपनी नॉर्मल स्टेज में फिर लौटने की उनकी संभावना नहीं रहती है किसी भी, तो उन चीज़ों के लिए इस तरह की जो परेशानियां हैं वो जो है हनीमैन साहब ने बताया कि जो है फॉल्स इमेजिनेशन एंड फॉल्स परसेप्शंस की वजह से होती हैं। फॉल्स इमेजिनेशन एंड फॉल्स परसेप्शन को ही क्या कहते हैं, डिल्यूजन कहते हैं। इस वजह से जब ये सिफिलिटिक रूब्रिक है, जब इसको डिल्यूजन को हम लेते हैं, ये मेंटल सिम्टम को हम जब लेते हैं, तो उसकी ये परेशानियां अपने आप ही कितनी जल्दी जाती हैं जो है उसको हम इसमें केस में देख रहे हैं। जो तीसरा हमने इसमें रूब्रिक लिया कि नोज का पॉलिप, नाक में एक फिजिकल सिम्टम है जो है कि नाक बंद हो गई। अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मेंटल टू फिजिकल किस तरह से जो है हमें हमेशा जो है ये एक गणित लगाते रहना चाहिए, हमें इस चीज के बारे में लगातार सोचते रहना चाहिए कि उसको फिजिकल ये प्रॉब्लम है तो मेंटल क्या प्रॉब्लम है। जिस तरह से जो है यहाँ पे नोज सीज हो गई जो है, इस तरह से उसका माइंड भी क्या हो रहा है, वहां पे मेंटल सिम्टम भी क्या आ रहा है, सीज। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिल्यूजन को लिया। तीसरा हमने इसमें रूब्रिक लिया कि नोज में पॉलिप, दिस इज द फिजिकल सिम्टम, कि हमारी जो मेडिसिन है जो इसके अंदर आ रही है वो कम से कम इस चीज को कवर अप कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस वजह से हमने जो है तीसरा सिम्टम इसमें नोज में फिजिकल सिम्टम पॉलिप लिया। चौथा हमने जो सिम्टम इसमें लिया आई हेयर आई लेसिस लॉन्ग आर, ये कि फिजिकल मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिम्टम लगा इसका, क्योंकि जो है हर किसी को इस तरह से नहीं होता है। तो फिजिकल की एक पर्टिकुलर एक ऐसा सिम्टम है जो कि उसकी एक जो है खासियत चीज है, जो है पिक्यूलियरिटी है। इस वजह से हमने इसको हेयर आई लेसिस लॉन्ग आर लिया। और इस तरह से इसमें जो दवा सेलेक्ट होकर के आई, दिस इज द फॉस्फोरस, जब हमने इनको दी तो ऐसा नहीं है ये कि इस वजह से थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जैसे कि जो है लगातार भ्रांति रहती है कि जो है दवा होम्योपैथिक दवाएं काफ़ी लेट असर करती हैं। ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक दवाएं बहुत फास्टली एक्ट करती हैं, एलोपैथिक दवाओं की अपेक्षा कई ज़्यादा गुना फास्ट काम करती हैं, लेकिन बशर्ते कि हमारा दवाओं का सिलेक्शन ठीक हो। इस तरह का जो नेजल पॉलिप, इस तरह की परेशानी जो नोज पूरी तरह से ब्लॉक थी, वो 4 दिन के अंदर ही पूरे नेजल पॉलिप अंदर चले गए, नाक खुल गई। तो ये मतलब इससे फास्ट क्या हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा फास्ट काम करने वाली जो है मेडिसिन होती हैं। इस वजह से
ये ऐसा इस चीज़ को थोड़ा सा भ्रांति को कम करने के लिए, इस भ्रांति को तोड़ने के लिए कि होम्योपैथिक दवाएं लेट असर करती हैं, वो हमारा दवाओं का सिलेक्शन जो है ठीक ना होने की वजह से, हम पेशेंट की बात को न समझने की वजह से और हमारे दवा का सिलेक्शन ठीक ना होने की वजह से टाइम लगता है। लेकिन अगर सही दवा सही समय पर अगर मिल जाए तो वो एकदम से इमेजिनेशन की तरह काम करती हैं, एक इमेजिक का काम करती हैं, तुरंत से पेशेंट को आराम मिलता है, जिस तरह से कि हमने इस केस में देखा। और भी रूब्रिक हमें मिल रहे हैं जिस तरह से कि जो है उनको हमने इसमें जो नहीं लिया, लेकिन जैसे कि एक एडल्ट्रस को अब जो है देखा जाए, एडल्ट्रस का हम जो है मीनिंग अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो एडल्ट्रस का मतलब होता है कि एक चीज में दूसरी चीज की मिक्सिंग होना, जो है ना। अगर डिक्शनरी में देखें तो कहें कि एक शादीशुदा लेडीज के किसी शादीशुदा मेल से संबंध होना, जो है दिस इज कॉल्ड एडल्ट्रस, या एक शादीशुदा मैन के एक शादीशुदा फीमेल से संबंध होना, इसको एडल्ट्रस जो है डिक्शनरी मीनिंग ये बताता है। लेकिन यहाँ पे हम एडल्ट्रस का केवल डिक्शनरी मीनिंग तक ही नहीं रहते हैं, हम जो है इसको जो है काफ़ी और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको लेते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे पेशेंट जो है एडल्ट्रस रूब्रिक भी इसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेशेंट जो है एलोपैथिक दवा के साथ साथ में क्या कर रहा है, मिक्सिंग ऑफ द होम्योपैथी, जो है कि एलोपैथिक से इसमें कोई फायदा नहीं होता मेरे को, तो इससे ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस एडल्ट्रस रूब्रिक को भी आप यूज कर सकते हैं, जो ना। एक और रूब्रिक यहाँ पे हमें जिस तरह से मिल रहा है कि जो है इस समय के बहुत पेशेंट जो बोल रहा है कि मेरे को बहुत चिंता रहती है, जो ना, एंजाइटी रहती है। किस चीज़ की एंजाइटी रहती है? कि मेरे को अपनी ही चिंता रहती है, अपनी कि मेरा ये नेजल पॉलिप ठीक हो पाएगा कि नहीं, सांस की परेशानी ठीक होगी कि नहीं, जो है। तो ये रूब्रिक भी एंजाइटी हेल्थ अबाउट हिज हर ऑन हेल्थ, ये रूब्रिक भी यहाँ पे इसी मेडिसिन में। देखो यहाँ पे हम एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि दवा खाने के बाद पेशेंट ने बताया कि आपकी दवा लेने के बाद सर भूख बहुत लगी, एक बार में 4 पराठे व हर 3 घंटे पर हैवी मील, देखो मैं कितना मोटा हो रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ, उसको भूख क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई? तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, जो ना। देखिए हमारा जो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो हैं वो प्रिमिटिव फंक्शंस हैं, जो है दैट इज कॉल्ड एनिमल फंक्शन है। मतलब हर एनिमल्स के लिए जो यहाँ इस जो है फिजिकल वर्ल्ड में जो कोई भी एनिमल है, जो है उसके ये 3 काम तो होते ही होते हैं, जो है कि उसको जो है हवा चाहिए, खाना चाहिए और अपनी जैसी संतान पैदा करने की क्षमता, जो है ना। तो ये 3 काम तो हर जो है एनिमल भी करता है और ह्यूमन बीइंग करता है। लेकिन एनिमल और ह्यूमंस में एक यही फर्क है कि एनिमल्स के अंदर जो है फियर, फ्राइट, एंगर, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। हायर इमोशंस होते हैं वो केवल ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, जो है कि जो है रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम और बाय द प्रिमिटिव ब्रेन्स। तो इमोशंस जो होते हैं प्रिमिटिव ब्रेन के, वो फियर, फ्राइट, एंगर एंड डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो ना। जो ब्रेन स्टेम के जो इमोशंस हैं मेनली फियर एंड एंगर होता है। तो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो है मेन कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज द मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज़ के लिए, कि जो है नाक से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, जो है ना। और तो ये क्या, दिस इज द एयर मॉर्सल है, जो ना। तो एयर मॉर्सल जो है जहाँ हम किसी चीज़ से डरते हैं तब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है। तो हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे नोज है ना, और पूरा होल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों लंग्स वगैरह, जो है ना। तो जो है और जो हमारा जो दूसरा जो है सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ये फूड मॉर्सल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो दोनों सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज द मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है? एयर मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट है, जो है। इससे जो है हम जो है क्या लेते हैं, एयर भी क्या चीज़ है, एयर भी एक तरह का, दिस इज आल्सो फूड, दिस इज एयर फूड, जो है। और जो है खाने के लिए दिस इज द मॉर्सल फूड है, जो है ना।
तो जो एयर फूड है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, और जो फूड मॉर्सल है वो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम में जाता है जो। तो डाइजेस्ट सिस्टम के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है वो फूड मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट है। ये दोनों जो है सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्ट सिस्टम, बोथ सिस्टम आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम से दोनों कंट्रोल होते हैं। तो फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम जो ब्रेन स्टेम के जो फंक्शंस हैं वो दीज आर द कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली, दैट इज ऑटोनोमसली कंट्रोल होते हैं जो है ना। ब्रेन स्टेम के जो फंक्शन है वो ऑटोनोमसली कंट्रोल होते हैं। ऑटोनोमसली कंट्रोल मतलब दीज आर द कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम जो है दिस इज द एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। जिस तरह से कि हम जो है गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उनमें आजकल क्या आता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम आता है। जैसे ही एंटी ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही हम जो है गाड़ी की जो है ब्रेक एक्सीलरेटर लेते हैं तो ब्रेकिंग सिस्टम खत्म हो जाता है। जैसे ही हम एक्सीलरेटर से पैर को हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होने लगती है, ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है दीज आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमसली कंट्रोल होता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किससे कंप्रोमाइज, किससे मिलकर के बना होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो सिंपैथेटिक जो है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक तरह का ऐसा देखें कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी द एक्सीलरेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। जैसे गाड़ी के अंदर जो है गाड़ी को तेज करना है, एक्सीलरेट करना है, तो क्या होता है, हम जो है रेस लगाते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में जो है दो सिस्टम है, दैट इज सिंपैथेटिक सिस्टम, दिस इज द एक्सीलरेटरी सिस्टम। और ये काम करता है इन द कंडीशन ऑफ द स्ट्रेस में, इन द कंडीशन ऑफ एंजाइटी, एंगर, फियर, फ्राइट एंड ये सारी चीज़ों को जब जो बढ़ जाती हैं, जब हम किसी चीज़ की चिंताएं बढ़ जाती हैं, किसी चीज़ का डर बढ़ जाता है, किसी चीज़ का, जब ये सारी चीज़ें आती हैं तब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा वर्क करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द ब्रेकिंग सिस्टम है। इसमें जो है ये जो है रेस्ट एंड डाइजेशन के समय ज़्यादा वर्क करता है। जब हमें कोई काम नहीं रहता है रेस्ट एंड डाइजेशन की पोजीशन में, तब जो है कौन सा सिस्टम काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों की सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोथ आर वर्किंग वेरी हार्मोनियस वे में काम करती हैं। तब जब जो है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोथ आर वर्किंग इन हार्मोनियस वे, तब ऐसी स्थिति में जो है हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जब हमारी लाइफ में किसी तरह का कोई इमोशंस आता है, इमोशंस का मतलब कहने का मतलब कि जब किसी तरह की एंजाइटी, एंगर, फियर, ग्रीफ एंड एक्सेसिव जॉय, जब किसी तरह का इस तरह की कोई इमोशन से जब प्रभावित होते हैं, तो इमोशन से प्रभावित होने पर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती हैं और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती हैं। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाने का मतलब क्या है, जो है कि जो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाने का मतलब जो है कि हमारे सेंसेस सब जो है एक्यूट हो जाते हैं, जो है ना, एक्यूटनेस ऑफ सेंसेस। भी हमारी लाइफ में किसी तरह के कोई इमोशंस आते हैं, इमोशंस का कहने का मतलब जब कोई जो है एंजाइटी है, एंगर है, फियर है, ग्रीफ है, एक्सेसिव जॉय है, तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाने का मतलब है कि जो है हमारी जो सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं जो है उनमें एक्यूटनेस आ जाती है। सेंसेस आर एक्यूट। सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा आँख से देखना, आई से देखना, आई, ईयर, स्मेल एंड टच, ये वाले सेंसेस बढ़ जाते हैं। जब किसी चीज़ का हमें स्ट्रेस पैदा होता है तो हमारा विजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जो है, और चीज़ें हमें जो है हमारा जो है प्यूपिल क्या करता है, डायलेट कर जाता है। प्यूपिल डायलेट करने की वजह से हमें चीज़ें क्या होती हैं, मोर स्पष्टली दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन है। तो स्ट्रेस की कंडीशन में क्या चीज़ है, तो उन चीज़ों का हमारा विजन बढ़ जाता है जो ना। और स्ट्रेस की कंडीशन में हमारे सुनने की शक्ति भी क्या जाती है, बढ़ जाती है, जो दूसरों को सुनाई नहीं देती है लेकिन जो है वो सुनाई देने लगती है जो ना। और स्ट्रेस की कंडीशन में स्मेल जो है
इस एक्यूटनेस ऑफ द स्मेल में जाती है, जो दूसरों को पता नहीं लग रहा है, लेकिन जो है जो स्ट्रेस की कंडीशन में जैसे एंजाइटी वगैरह चल रही है उसकी स्मेलिंग पावर बढ़ जाती है। दूसरों को उसकी खुशबू नहीं आएगी लेकिन उसको खुशबू आ जाएगी जो है ना। और टच, शरीर में टच की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जो है ना। इस तरह के ये चेंजेस आते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि मान लीजिए जो है कि आपको क्या गुस्सा रहता है, तो वो क्या बताते हैं, जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब जो है नीचे जो है दूध जो है उबल रहा था जो है ना, किचन में दूध रखा हुआ था और ये जो है मानवा वहीं पे बैठे हुए थे, मैं ऊपर दूसरे मंजिल पर कपड़े धुल रही थी, लेकिन इनको उसके जलने की खुशबू, वो जल गया, उनको इनके जलने की खुशबू नहीं आई, मेरे को जो है दूसरी मंजिल पर उसकी खुशबू आ गई थी जो है ना। तो ऐसा क्यों हुआ जो है, क्योंकि जो है जो उस घर में जो लोग रह रहे हैं, जिसके बीच में जो रह रहे हैं, तो वो जिसके अंदर स्ट्रेस की कंडीशन ज़्यादा है तो उसके सेंसेस क्या हो गए, एक्यूट हो गए हैं जो है ना। उससे जो है वो सारी चीज़ें, उससे जो है चीज़ें भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। कहीं से कोई आवाज़ आ रही है तो वो भी बहुत एक्यूटली सुनाई दे रही है। किसी चीज़ की स्मेल जो है तो वो भी उसे बहुत जल्दी पता लग जाती है जो है ना। तो दीज आर द एक्यूटनेस ऑफ सेंसेस। ये एक्यूटनेस ऑफ सेंसेस कब होते हैं क्रिएट, जबकि हम जो है फियर, फ्राइट या एंजाइटी पे रहते हैं। तो ये हमारे जो है रेस्पॉन्सिव, ये जो है सिस्टम जो है ये रेस्पायर, उस समय ऐसी कंडीशन में जब स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है बिकम जो है सेल हो जाता है। जो हमारी सांसें क्या हो जाती हैं, जल्दी जल्दी चलने लगती हैं जो है ना, लेकिन रेस्पिरेशन डीप नहीं होता है, सांस जल्दी जल्दी चलती हैं जो है ना। तो जब भी हमें किसी तरह की कोई घबराहट होती है, कोई चिंता होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है, रेस्पिरेशन स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन इन सारे एक्यूटनेस ऑफ स्मेल को, आई, ईयर, स्मेल, टच, इन सारी चीज़ की एक्यूटनेस को कंट्रोल करने के लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट हो जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट होने की वजह से क्या होता है, पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट हो जाता है जो है ना। और ऐसी स्थिति में स्ट्रेस की कंडीशन में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है जो है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के स्लो डाउन होने की वजह से क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है। तो ये हमने यहाँ पे चीज समझी कि स्ट्रेस की कंडीशन में क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये सारी चीजें एक्टिविटी बढ़ जाती हैं जो है ना। तो ब्रेन, हमारा जो ब्रेन स्टेम है जो है, जो ये सारे फंक्शन कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, बाय द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हायर इवॉल्व्ड सिस्टम, दैट इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हमारा जो है ये मेडुला जो है और ब्रेन स्टेम है, ये किसके अंडर कंट्रोल होता है, हायर सिस्टम के अंदर। हायर सिस्टम क्या है जो है, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। लेकिन जब हम हमारी लाइफ में इस तरह की जो घटनाएं आती हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है, ग्रीफ है, ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है, हम इमोशंस में आ जाते हैं, लोअर इमोशंस में आ जाते हैं। लोअर इमोशंस में जाने की वजह से जो है सारे के कहने का मतलब क्या है कि जो है, जैसे कि ये सारे काम जो है घर का जो है, जो भी हमें डिसीजन जो आते हैं वो सारे कहाँ से आ रहे हैं, लोअर ब्रेन से आ रहे हैं जो है ना। कहने का मतलब ये है कि जो है सारे डिसीजन जो है घर के नौकर के थ्रू जो है लिए जा रहे हैं। मालिक क्या हुआ है, सोया पड़ा हुआ है जो है, वहाँ तक जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक वो सारी चीज़ें पहुँच ही नहीं पाती हैं, वहाँ से वो डिसीजन नहीं आती हैं जो है ना। लेकिन जब हमारी डायनेमिक मेडिसिन, होम्योपैथिक पोटेंटाइज मेडिसिन जो दी जाती हैं, तो पर्सन लोअर इमोशंस से फ्री हो जाता है और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में एक हार्मोनियस वे जो है उत्पन्न हो जाता है जो है ना। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के हार्मोनियस वे में काम करती हैं। तो इस वजह से पेशेंट को क्या नहीं लगा, भूख बढ़ गई है, वो जो है लोअर इमोशन से फ्री हो गया, फियर से फ्री हो गया। फियर से फ्री होने की वजह से जो है उसकी क्या हो गई, भूख बढ़ गई, प्यास बढ़ गई, नींद अच्छे न आने लगी, मन खुश रहने लगा और चिड़चिड़ापन खत्म हो गया। इसलिए पेशेंट को जो दवा देने के बाद भूख बढ़ गई थी, सांस फूलना बंद हो गया और पेशेंट कह रहा है कि जो है अब लंग्स के डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अब वो जो है पहले जो उसके जो है अंदर जो फियर था जो है कि बहुत डरा हुआ था कि जो है अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो मेरे को COPD हो जाएगी, लेकिन वो डर खत्म हो गया। डर खत्म होने की वजह से क्या हो, अब वो दवा खाने के लिए भी तैयार नहीं है। जबकि पहले कह रहा था कि ये तो
लंग्स वाले डॉक्टर साहब ने कहा है तो ये 1 साल तक तो मेरे को खानी ही पड़ेगी जो है। लेकिन जो है अब क्या वो फियर खत्म हो गया, इस वजह से अब ये इसके इस तरह से इमोशंस में चेंज हुआ। क्योंकि जो है पहले बताया कि हम उस दवा को 1 साल तक मेरे को खानी पड़ेगी, नहीं तो सीओपीडी हो जाएगी, लेकिन अब वो जो है फियर वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है, फियर जो है जिस वजह से डर था वो डर खत्म हो गया, इस वजह से अब वो उस दवा को खाने के लिए मना कर रहा है ना। इस तरह से पेशेंट बिकम जो है फ्री हो गया इन सारी फियर फाइट कॉन्फ्लिक्ट से जो है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वजह से जो है उसको पेशेंट को जो है दवा लेने के बाद में भूख बढ़ी, उसके पीछे ये कारण था जो है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इस वाले केस में सारी चीज़ें डिस्कस की।